इस पे किसी भी समानता चाहने वाले, किसी भी उच्च वर्गीय जिनको अपन कहें, उस विधायक का स्टेटमेंट विधानसभा में नहीं आया, उस क्षेत्र के विधायक का स्टेटमेंट उस क्षेत्र में नहीं आया, वहां के सांसद का नहीं आया, तो फिर वो 36 कौम का साथ लेकर के चलने का ड्रामा करते हैं और हमें ठगने का काम करते हैं, वो चाहे किसी भी दल के नेता। तो हमारी आत्मरक्षा के लिए हम भी सामने से वार करेंगे, सीधी बात है। हम पे कोई वार करेगा तो हम भी वार करेंगे। तो हमने इस तरह का मैसेज दिया, हम भीड़ के साथ वहां पर गए और हमने लड़ाइयां लड़ी। रिजर्वेशन में बीमारी क्या है? ये रिजर्वेशन में बीमारी यही है कि वो मरे हुए लोगों को छांट के लाएंगे। जैसे हमारे यहाँ एक केंद्रीय मंत्री भी है, देश के अंदर बहुत दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ढोलक बजाता रहा, तंदूरा बजाता रहा। वो कभी अर्जुन मेघवाल कभी दलितों के लिए बोला नहीं, वो केवल मोदी का गुणगान करता रहता है और ढोल की बजाता रहता है। राजेंद्र जी, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 9 दलित मंत्री हैं सरकार में, लेकिन वो 9 दलित मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? मैं कहता हूं कि घोड़ी से पटकने वाले को आप 151 में अंदर क्यों करते हो, एट्रोसिटी एक्ट में अंदर क्यों करते हो? मैं कहता हूं उसको और ज्यादा दंडित करो और कड़े प्रावधान करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं बात करूंगी आज एक ऐसी घटना की जो आपके दिल दिमाग को हिलाकर रख देगी। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी में समानता की, उसी कड़ी में मैं बात करूंगी आज सामाजिक असमानता की। आज सामाजिक असमानता इतनी चरम सीमा पर है, चाहे हम क्षेत्र के आधार पर देखें, भाषा के आधार पर देखें, धर्म के आधार पर देखें या फिर जाति के आधार पर देखें। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं वर्तमान समय के में बात करूं तो हमें राजस्थान के अलग अलग गांवों में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जहां पर कि घोड़ी पर चढ़ने की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रही हैं। और जब एक दलित वर्ग का युवा घोड़ी पर अपनी बारात को लेकर जाता है तो दबंगों के द्वारा किस तरह से उस दलित दूल्हे की पिटाई की जाती है, उसके पूरे परिवार का शोषण किया जाता है, उसको बुरी तरह से धमकाया व डराया जाता है। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि आज भी हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं? साथियों, अभी हाल ही की एक घटना है राजस्थान के उदयपुर का जो सालेरा खुर्द गाँव है। तो मैं आपको पहले वो घटना पढ़कर बता देती हूँ कि घटना क्या है। घोड़ी पर बिंदोले निकालने की सजा, 25 दिन बाद भी दिल में दहशत, दरवाजे पर 24 घंटे पुलिस। आखिर मामला क्या है? मैं दलित हूँ तो क्या मैं आप जैसा दूल्हा नहीं हूँ? मैं उदयपुर के मालवी के निकट सालेरा खुर्द गांव का नरेंद्र मेघवाल हूँ। मेरे पिता रतन लाल चाहते थे कि मेरी बिंदोली घोड़े पर निकले। 27 नवंबर को निकाली थी, सब खुश थे, नाच गा रहे थे। तभी गांव के दबंगों ने पथराव कर दिया, मेरी बहन को लात मारी, कई लोग घायल हो गए। पुलिस के पहरे में विवाह हो गया, सब मेहमान लौट गए। लेकिन 25 दिन से पुलिस मेरे घर के बाहर और गांव की चौपाल पर अब भी बैठी है। मेरा परिवार, मेरा कुनबा और मेरे समाज के लोग आज भी डरे हुए हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए किसी भी परिचय के मोहताज नहीं राजेंद्र मेघवाल जी हैं, जो कि लगातार सामाजिक आंदोलन के तहत मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं और अभी वर्तमान में जो भीम सेना है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उन्हीं से जानना चाहूंगी राजेंद्र जी, जिस तरह से आज खासकर दलित वर्ग पर चाहे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नीलम जी आपको धन्यवाद कि इस मुद्दे पर हमारी चर्चा शुरू करने के लिए आप हमसे मिली। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये घटनाएं तो सदियों से हमारे साथ होती आई है, लेकिन देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी इन घटनाओं का इस तरह से कंटिन्यू होते रहना, मैं कहता हूं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर किसी भी दल की सत्ता रही हो, उन सत्ता में जो भागीदारी निभाने वाले जो लोग हैं, वो चाहे अपने समाज के हो या अदर समाज के हो, उन्होंने जैसे चुनाव के अंदर 36 कौम को साथ लेकर के और सबका विकास करने की जो बातें करी और सबके हित में काम करने के जो दम भरते आए हैं, उन्होंने चुनाव के बाद उनकी तरफ देखा नहीं। यही कारण है कि जातीय असमानता, ऊंच नीच और इस तरह की रूढ़िवादी जो अव्यवस्थाएं जो हम पे थोपी गई थी, उनको लगातार वो तथाकथित उच्च वर्ग जो उनको ढोते आ रहा है और उनके ढोने से हमारे समाज पर लगातार अत्याचार होते आए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं कहना चाहता हूं दर्शकों को भी इस चैनल के माध्यम से कि ये राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर SC ST एट्रोसिटी का जब 2 अप्रैल 2018 का जो हमारा आंदोलन था,
उस आंदोलन के अंदर हमारे खिलाफ वो लोग खड़े हुए जो अपने आप में समानता का दम भरते हैं, जो भाषण समानता का देते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट जो है वो बंद होना चाहिए। लेकिन इस पे ये अखबार में उदयपुर की खबर जो है ये 1 महीना हो गया इनको लगभग, इस पे किसी भी समानता चाहने वाले, किसी भी उच्च वर्गीय जिनको अपन कहें, उस विधायक का स्टेटमेंट विधानसभा में नहीं आया, उस क्षेत्र के विधायक का स्टेटमेंट उस क्षेत्र में नहीं आया, वहां के सांसद का नहीं आया। तो फिर वो 36 कौम का वो साथ लेकर के चलने का ड्रामा करते हैं और हमें ठगने का काम करते हैं, वो चाहे किसी भी दल के नेता हो। मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी लोग हैं और हमने तो आंदोलन इसी चीजों से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। और यही वजह है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की फ्रेमिंग में फिट नहीं बैठते, क्योंकि दलितों पे अत्याचार, अव्यवस्था, जिनको अपन कहते हैं रूढ़िवादी परंपरा जितनी भी है वो सारी रूढ़िवादी है, और परंपराएं जितनी भी है वो हम पे थोपी इसलिए गई है कि हमें नीचा दिखाया जाए और वो अपने आप को स्वाभिमानी समझे और अपने आप को उच्च समझे और उनका जो उच्च स्तर है वो बना रहे। इसी तरह की जो अव्यवस्थाएं, अब घोड़ी पे दलित दुल्ला बन के बैठता है तो उनको क्या दिक्कत होती है। मैं कहता हूं राजस्थान के गृह मंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इस तरह की जब घटनाएं बढ़ती है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस तरह के वहां इस तरह की घटना जैसे ही घटित होती है, न्यूज चैनल से किसी तरह से उनके पास खबर पहुंचती है, तो मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि वहां का विधायक क्या कर रहा है। क्या वो केवल उच्च जाति से वहां पर चुनाव जीता है? उनको वहां पर संज्ञान लेकर के वहां के एसपी कलेक्टर को तुरंत निर्देशित किया जाना चाहिए। और जो परिवार, मैं तो कहता हूं एट्रोसिटी एक्ट से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूं जिस परिवार को, जो परिवार या जिस तरह के आवारा लोग जिनको मीडिया वाले दबंग कहते हैं, मैं कहता हूं वो जो कायर लोग जो इस तरह से करते हैं, असंवैधानिक हमला करते हैं, कायराना हमला जो लोगों पे करते हैं, ऐसे लोगों पे मैं तो कहता हूं कि वो कार्यवाही हो कि उनको भारतीय संविधान के तहत मिलने वाले लाभ बंद हो, तब जाके इन चीजों को रोकना होगा। और ये कदम हम केवल एट्रोसिटी आधी झूठी है आधी सच्ची है, एट्रोसिटी एक्ट के सहारे आधे लोग तो उनकी बड़ाई करते हैं, आधे लोग उनकी बुराई करते हैं। और समाज के अंदर समता लाने के लिए इस तरह का कोई कदम किसी को उठाना नहीं है। ऐसी वाले करें तो बुरे लगेंगे, तथाकथित उच्च वर्ग है वो कुछ करता नहीं है। मैं कहता हूं कि इसमें सब लोगों को साथ मिलकर के, चाहे तथाकथित उच्च वर्ग है या फिर राजस्थान की विधानसभा के विधायक जो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के बने हुए, वो लोग इस पे संज्ञान ले। और इस तरह की घटनाएं जो होती है वो बहुत निंदनीय है। और देश के आजाद होने के 75 साल बहुत शर्मनाक है। हम नहीं कह सकते कि देश आजाद है। इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही है तो हम नहीं समझते कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 2021 का जो आंकड़ा है, खासकर राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 7028 घटनाएं ऐसी हैं जो कि सरकारी आंकड़ों में मौजूद हैं, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो कि सरकारी आंकड़ों में मौजूद नहीं है या जनता के सामने आ ही नहीं पाती, और आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार या जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके मार्फत उनको दबाने का काम किया जाता है। तो जो ये 7028 घटनाओं का आंकड़ा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो इस राजस्थान की सरकार ने एक जो नियम बनाया कि किसी भी गरीब, किसी भी दलित या किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति की आवाज़ वहाँ का थाना अधिकारी नहीं सुनता है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, तो वो एसपी के पास या तो जाएं और या फिर किसी भी थाने का मामला हो वहाँ के संबंधित एसपी के पास जाएं या फिर मेल कर दें, उसको एफआईआर करनी पड़ेगी। तो कुछ एक चीज़ें तो ये है कि हर शिकायत दर्ज हुई है। ये मैं इस सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि शिकायतें दर्ज हुई है। बात ये चल रही है कि घटनाएं घट क्यों रही है, इस पे अंकुश कैसे लगे। इसके लिए मैं कहता हूं कि सरकार अपने स्तर पे अच्छा कदम उठाए जिससे भी इन पे अंकुश लगे। दर्ज होना तो ये तो कुछ नहीं है, दर्ज नहीं करवाओगे तो आप 3 दिन बाद जो है सरकार की तौहीन होगी, तो वो तो सरकार ने खुद का बचाव किया है। लेकिन ये घटनाएं घट क्यों रही है, इनको रोकना कैसे है, इनके लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार जो है वो अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा बीट कांस्टेबल, एक गांव तक बीट कांस्टेबल होता है पुलिस का, वो वहां का अधिकारी होता है। उनको पता होता है कि 10 दिन बाद एक दलित परिवार में शादी है, उनको जाके पूछ सकता है कि आप घोड़ी पे बिठाओगे, तो वहां सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। मैं कहता हूं कि घोड़ी से पटकने वाले को आप 151 में अंदर क्यों करते हो, एट्रोसिटी एक्ट में अंदर क्यों करते हो? मैं कहता हूं उसको और ज्यादा दंडित करो और कड़े प्रावधान करें कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिनको आप दोहरे हो, जो देश की आजादी से पहले की है, तो फिर आपको ये संविधान के जो 70 साल पहले जो अपने को जो अधिकार मिले हुए हैं उससे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो उसको मानने को ही तैयार नहीं है, उससे एक्स्ट्रा उनको कड़ी सजा का प्रावधान करने की जरूरत है इस वक्त।
जी राजेंद्र जी, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 9 दलित मंत्री हैं सरकार में, लेकिन वो 9 दलित मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? नीलम जी, देखिए, राजस्थान के अंदर पहले तो मास्टर भंवरलाल जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजस्थान में अच्छे दबंग नेता रहे। उनके दिवंगत हो जाने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और हमारा दलित मंत्रालय नहीं संभाल पाया, मंत्री नहीं बन पाया, और इक्के दुक्के जो थे वो प्रदेश स्तर की छवि उनकी थी नहीं। अब 9 मंत्री बने हैं तो उनकी अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पकड़ है, उन लोगों की है, और अभी बने हैं, जैसे महीना भर हुआ नहीं वो बने हैं। हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि किस तरह से वो अपनी छाप छोड़ पाते हैं, किस तरह से वो समाज को जो है वो समाज के स्वाभिमान को डेवलप कर पाते हैं, किस तरह समाज के अधिकारों की सुरक्षा कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि अब जो 9 मंत्री बने हैं वो शायद सारे अच्छे पढ़े लिखे लीडर भी हैं और अच्छे लोगों को बनाया है। मैं उनसे आशा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग समाज के लिए काम करें, क्योंकि वो जो मंत्री बने हैं वो दलित मंत्री बने हैं, दलित मंत्री बने हैं। और मंत्री बनने के बाद भी आप नीलम जी अखबार उठा करके देखिए, दूसरे दिन जो अखबार में आया, लिखा कि दलितों को मिली तरजीह, कमजोर थे इसलिए उनको यह मंत्रालय दिया, इस क्षेत्र में कमजोर थे यह मंत्रालय दिया, मतलब दलित होने की वजह से बने। तो फिर उनको दलितों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, दलितों की तरफ, कि वो दलितों की वजह से बने, और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा उनका पहला जिम्मा बन जाता है। हम इंतजार करेंगे 2-4 महीने, 6 महीने, किस तरह से वो अपना काम करते हैं, समाज को साथ लेकर के चलते हैं, समाज को मजबूती देने का काम करते हैं। जी राजेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि एक तरफ बाबा साहब थे, हमने बाबा साहब को भी सुना है, और बाबा साहब कांग्रेस सरकार में ही पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जितनी दबंगाई से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनके मंत्री भी आते रहे, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब अपनी दबंगाई से बात करते थे तो वास्तव में बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन अभी वर्तमान में मैंने राजस्थान के एक मंत्री हैं, उनका एक भाषण सुना था, मैं काफ़ी प्रभावित हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो उनका भाषण था वो खाली जनता के लिए था या वास्तव में वो बाबा साहब को इतने बड़े स्तर पर फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप उनको बखूबी जानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर 9 मंत्री दलित बने हैं, कांग्रेस की सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर 9 दलित मंत्री बने। 9 में 8 को चंद लोग जानते हैं, अलग अलग संभाग के अंदर कम लोग जानते हैं। लेकिन आप जिस तरफ इशारा किया है, वो बीकानेर जिले के गोविंद राम जी मेघवाल साहब जो मंत्री बने, वो कांग्रेस से पहली बार एमएलए बने हैं और उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है। गोविंद मेघवाल जी आज तक छात्र जीवन से लेकर के, वो अम्बेडकराइट आदमी है और मिशनरी है, छात्र जीवन से लेकर के उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किए हैं, जेलें गए हैं, लाठियां खाई है। अम्बेडकर हॉस्टल जो बीकानेर में एकदम हृदय स्थल में है बीकानेर में, वो गोविंद मेघवाल जी की देन है छात्र जीवन में। तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो बाबा साहब के मिशन के अनुरूप लड़ी है, और यही वजह है कि वो चुनाव बहुत बार हार जाते हैं, कम बार जीते हैं। एमएलए का चुनाव 2 बार जीते हैं, बहुत बार हारे हैं। इसका रीजन ये है, अपना समाज उनका सहयोग नहीं कर पाता, अदर समाज पहले भांप जाता है कि ये समाज को डेवलप कर देगा। तो रिजर्वेशन में बीमारी क्या है? ये रिजर्वेशन में बीमारी यही है कि वो मरे हुए लोगों को छांट के लाएंगे। जैसे हमारे यहाँ एक केंद्रीय मंत्री भी है, देश के अंदर बहुत दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ढोलक बजाता रहा, तंदूरा बजाता रहा। वो कभी अर्जुन मेघवाल कभी दलितों के लिए बोला नहीं, वो केवल मोदी का गुणगान करता रहता है और ढोल की बजाता रहता है। गोविंद राम जी 8 मंत्री के छोड़ के मैं बात करूंगा, 9 मंत्री बने। 9वां मंत्री गोविंद मेघवाल जी एक ऐसा है जिन्होंने राजभवन से शपथ लेते ही बाबा साहब के स्टेच्यू पे गए, जयपुर के अंदर राजभवन से निकलते ही, और वहां बाबा साहब का उन्होंने आभार जताया कि आपकी वजह से मैं बना हूं, और पहली बार ही कैबिनेट मंत्री बने, वो आभार जताने गए। उनके अंदर पीड़ा है, उनके अंदर एक जज्बा है बाबा साहब के मिशन का, और वो जहां भी बोलते हैं, ये घोड़ी से वाला आप उनके यूट्यूब पे सर्च करो, गोविंद मेघवाल जी जहां भी बोले हैं वो समाज पे ही बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नाराज होगा, कोई पक्ष में रहेगा। राजेंद्र जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े आंदोलन आप करते हैं, हमने देखा भी है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तो आपका जो भीम सेना संगठन है वो किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करता है और सामाजिक आंदोलन करता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारा संगठन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस तरह की घटनाएं कानूनी रूप से इसलिए नहीं रुक पाई कि कानून के रखवाले खुद उनको सुरक्षा देने में लग गए। संगठन हमने भीमसेना बनाया। भीमसेना संगठन
वैसे पूरे देश के अंदर बाबा साहब के नाम से बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं। वो अपने स्तर पे जहाँ भी अत्याचार होता है वो भीड़ के माध्यम से जाते हैं और लोकतंत्र में आवाज़ मजबूत करने का काम करते हैं, समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। वैसे ही हमारा मानना है, मेरे पास या हमारे संगठन के पास, किसी भी पदाधिकारी के पास अनेक उदाहरण इस 2 महीने के अंदर जयपुर के अंदर का है, अपने झुंझुनू के अंदर का है, बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं जहां पर हमारे पास जैसे मैसेज आया कि इतनी तारीख को मेरी शादी है और यहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इस जाति के लोग रहते हैं जो घोड़ी पे दलित को बैठना पसंद नहीं करते और मेरी शादी में इस तरह का उपद्रव हो सकता है। तो हमने तुरंत एसपी से वहां से बात करी है, हमने डीजी तक मैसेज करा कि हम वहां पर जाएंगे और हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी आत्मरक्षा के लिए हम भी सामने से वार करेंगे। सीधी बात है, हम पे कोई वार करेगा तो हम भी वार करेंगे। तो हमने इस तरह का मैसेज दिया, हम भीड़ के साथ वहां पर गए और हमने लड़ाइयां लड़ी है और लड़ाइयां होने से भी हमने बचाया कि हमने पहले सरकार को अवगत कराया, शासन और प्रशासन को अवगत करा करके हम प्रशासन को लेकर के वहां पर गए, लड़ाइयां लड़ी और बिंदोली हमने निकाल के बताई। जी राजेंद्र जी, बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि जिसकी सत्ता मजबूत होगी उसकी हर तरह से चलने वाली है। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास है कि आप राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर सामाजिक आंदोलन के तहत ही अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते रहेंगे? देखिए, सत्ता मजबूत हो, हमारे समाज की भागीदारी मजबूत हो, हमारे समाज का अपना राजनीतिक दल हो, हमारा ब्यूरोक्रेट हो, मैं कहता हूं कि मैं राजनीति में जाऊं या नहीं जाऊं। राजनीति माध्यम है, बाबा साहब कहते थे कि जिनसे सारी तिजोरियों के ताले खुलते हैं। राजनीति एक माध्यम है और सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता हो सकता है कि उनको सड़क से संघर्ष, हर दिशा में हर तरह का संघर्ष उसने अपने हाथों से किया है, लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है, तो उनको अनुभव होता है, वो आदमी जा सकता है राजनीति के अंदर। मैं करूं मेरी बात, मैं राजनीति के अंदर, जैसे मैं राजनेता ही हूं मान लीजिए, लेकिन मैं राजनेता वो हूं, समाज की बात सबसे पहले है। समाज के लिए मैं किसी भी पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देता, पहले मेरा समाज है, पार्टी सेकेंडरी प्रायोरिटी है। मैं किसी भी दल या किसी भी पार्टी के साथ रहूंगा तो मैं समाज के हर मुद्दे को पहले उठाऊंगा और जो पार्टी या दल मेरे जो साथ रहेगी या मैं जिसके साथ रहूंगा, सामाजिक मुद्दे को इग्नोर करने का प्रयास करेगी, मैं उस पार्टी के लात मार दूंगा। और रही बात पार्टी में जाने की, राजनीति में जाने की, तो मेरी जो नींव है, मैं जहां पे खड़ा हूं, मेरी मजबूती मेरा समाज है। मैंने संघर्ष समाज के लिए करा है, समाज के लिए मैंने संघर्ष किया, तो समाज तय करेगा मेरे को किस दिशा में, कहां, कैसे, किस राजनीतिक दल में जाना है और मुझे राजनीति में क्या करना है, ये समाज तय करेगा और समाज जो कहेगा मैं समाज के साथ रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मेघवाल जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना है कि राजेंद्र मेघवाल जी ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात को रखी है और बताया कि किस तरह से अपने महान पुरुषों की विचारधारा को और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपने समाज की आवाज को मुखर रूप से उठाते रहेंगे, फिर चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।